हिंदू मुस्लिम बहू का मायका वर्सेस ससुराल। माफ करना, ललिता के साथ जो हादसा हुआ है उस वजह से अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? देखिए, जो हुआ है वो तो बहुत दयनीय है, लेकिन आप बच्चा अडॉप्ट करके अपनी पत्नी को ठीक रख सकते हैं। जी डॉक्टर। कुछ समय बाद राकेश ललिता को बच्चे अडॉप्ट करने के लिए समझाता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यार, अपने बच्चे अपने होते हैं, भगवान ने मुझसे ये मेरी खुशी छीन ली, हम दूसरे के बच्चे को क्या अपनापन देंगे? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, और उन बच्चों को भी माँ बाप मिल जाएंगे जिन्हें हम गोद लेंगे। ठीक है, आपके कहने से कर लेती हूँ कोशिश। मुझे पता था तुम मान जाओगी। फिर दोनों अनाथ आश्रम से 2 साल की बच्ची को अडॉप्ट करके ले आते हैं और उसका आरोही नाम रखते हैं। राकेश आरोही को प्यार करने लगता है, पर ललिता को आरोही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे खिलाना पिलाना नहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो घुटने चलकर खड़ी होती है और गिर जाती है। आरोही रोती है, पर ललिता उसे नहीं देखती है। अरे ये क्या है, जब देखो रोती रहती है। हे भगवान, मेरे कान में तो दर्द होने लग गया है। पता नहीं इस अनाथ को मेरी बेटी बनाकर क्यों मर दिया है। अरे आ रही हूँ, मर मत। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। फिर ललिता उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। दिन गुजरते हैं। ललिता आरोही को पसंद नहीं करती थी, बस अपने पति के सामने ही थोड़ा उसका ख्याल रखती थी। पीठ पीछे वो आरोही को रोने देती थी। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन राकेश शाम को कार से घर लौटता है तो एक 5 साल की लड़की सिग्नल पर उसे गाड़ी साफ करके हुए कहती है, अंकल अंकल, मैं आपकी गाड़ी साफ करती है, मुझे 5 रुपए दो ना, भूख लग रही है, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? नहीं नहीं अंकल, मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं तो सड़क पर ही भटकती हूँ। कभी खाना मिल जाता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। काश बाकी बच्चों की तरह मेरे अम्मी अब्बू होते और मुझसे बहुत प्यार करते। हे भगवान, ये बच्चे कितने बेसहारा हैं। एक मैं और ललिता जैसे माँ बाप हैं जो बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, और ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए। क्यों ना मैं इसे अपना लूँ, इसे बाप का प्यार दूंगा। बेटा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे घर रहने चलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने दूंगा, खाना खिलाऊंगा, तुम मेरी बेटी बनोगी। मतलब आप मेरे अब्बू बनकर मुझे बहुत प्यार करेंगे? हाँ बिल्कुल। बेटी, तुम्हारा नाम? अगर ये मुस्लिम भी है तो क्या हुआ, रहेगी तो मेरे पास ही। मेरे दोस्त मुझे जोया बोलते हैं। तभी सिग्नल पर ग्रीन लाइट हो जाती है। लोग हॉर्न बजाने लगते हैं और राकेश जोया को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। ललिता तो बहुत खुश हो जाएगी। भगवान ने 1 से 2 बेटियां हमारी झोली में डाल दी। ललिता, देखो तो कौन आया है। अरे ये किस भिखारन को उठाकर ले आए आप? ये हमारी बेटी है। अब से जोया हमारे साथ रहेगी और अपनी छोटी बहन के साथ खेलेगी। क्या? अरे आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? किसी भी भिखारन को उठाकर घर ले आएंगे, वो भी मुस्लिम, और हमारी बेटी बना देंगे? माना भगवान ने हमारे साथ गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कचरे को सर पर चढ़ा लोगे। ललिता, बच्चों से इतनी नफरत कर रही हो, शायद इसलिए आज तुम्हारी ये हालत है। भगवान देख रहा है। मुझे पता है तुम आरोही को भी ज्यादा खास पसंद नहीं करती हो, और जोया को प्यार करने की उम्मीद मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर आपका प्यार दूंगा। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। वक्त के साथ दोनों बेटियां शादी लायक हो जाती हैं। बचपन से ललिता अपनी दोनों सौतेली बेटियों के साथ गलत व्यवहार करती थी, उन पर अत्याचार करती थी। घर का सारा काम, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, सब दोनों ही किया करती थी, जिससे वो बहुत रोती थी, पर एक दूसरे का सहारा बनकर अच्छी बहन बन गई। फिर एक दिन राकेश अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही ससुराल को ढूंढकर उनकी शादी तय कर देता है। मेरी दोनों बच्चियां एक ही ससुराल में जा रही हैं, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देना। चलो अच्छा है, दोनों सौतेली बेटियां मेरी आंखों के सामने से तो हटेंगी। अब्बू, आपने सच में मुझे बहुत प्यार दिया है, यहाँ तक कि मुझे मदरसा भेजा ताकि मैं उर्दू सीख सकूं, उर्दू पढ़ाई करूं। अगर आप चाहते तो मुझे हिंदू रीति रिवाज अपनाने को कहते, पर आपने ऐसा नहीं किया। यही तो पिताजी की खासियत है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राकेश के जाने के बाद ही दोनों ने हाथ में झाड़ू और पोंछा देखकर कहा, तुम्हारा बाप तो चला गया, अब काम पर लग जाओ और नाटक नहीं होता है मुझसे तुम्हें प्यार करने का।
मनहूस कहीं की। जी अम्मी। दोनों ललिता की बात सुनकर रोते हुए काम करती हैं। फिर चंद दिनों में दोनों की शादी हो जाती है, जहां ससुराल में सास मनोरमा दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती है। अगले दिन दोनों बहू रसोई में जाती हैं और उनसे बर्तन ले लेती है। अम्मी जान, आपने हमसे ये बर्तन क्यों छीन लिया? हाँ माँ जी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी दोनों बहू है ना, सब कर लेंगी। मुझे राकेश जी ने बताया है बेटा, तुम दोनों बहुत कामकाजी हो। और रही बात अभी खाना बनाने की, तो नई बहू के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी है। तुम दोनों आराम करो, क्योंकि बाद में तुम्हें ही संभालना है। खाना मैं बना दूंगी, और हाँ, दोनों के लिए घेवर और साड़ियाँ लाई हूँ। सच अम्मी जान, शुक्रिया, पर इसकी क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी। अरे चुप करो तुम दोनों, मेरी इतनी प्यारी बहू हो, इसलिए जानती हूँ ना, मुझे जोया के मुस्लिम होने से भी कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे भारत को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ अम्मी जान। फिर मनोरमा खाना बनाती है और दोनों बहुएं मनोरमा के दिए हुए सामान को देखकर आंखें नम कर लेती हैं। दीदी, माँ जी कितनी अच्छी है ना, वो तो हमें पहले दिन ही कुछ काम नहीं करने दे रही हैं। माँ के प्यार के लिए हम तरस गए थे, ललिता माँ ने तो हमें कभी प्यार ही नहीं किया। सही बोली तू आरोही, मैं तो तरस गई थी। जब मैं छोटी थी तब ही ललिता अम्मी जान ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, पर अबू जान ने बहुत प्यार किया है। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कितनी अच्छी जगह हमारा निकाह किया है। बहुत खुशनसीब हूँ कि तू मेरे पास यहाँ पर भी है। मैं भी दीदी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कभी मनोरमा अपनी दोनों बहू को खुद बनाकर हाथ से खिलाती है, तो कभी सर दर्द होने पर सर की मालिश कर गोद में सुलाती है, तो कभी तबीयत खराब होने पर दोनों बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। इतना ही नहीं, ससुर भी दोनों बहुओं को बेटी की तरह प्यार करता था। एक शाम मुट्ठी बंद करके वो कहता है, देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, तुम दोनों की फेवरेट चीज। अब जल्दी से इसे खोलो, वरना तुम अपनी पसंदीदा चीज को मिस कर दोगी। अबू जान, आज आप हमारे लिए क्या ले आए हैं? जरूर चॉकलेट वाली टॉफी होगी, मैं देखती हूँ। ये वाली मुट्ठी। मैं जानता था जोया बिटिया, तुम अपनी मनपसंद टॉफी को नहीं छोड़ोगी। लाइए पापा जी, मेरी फेवरेट टॉफी भी दे दीजिए। देखा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। देखो, दोनों की पसंदीदा मैंने आज मटर पुलाव भी बनाए हैं। इतना तो मैंने अपने छोरों को भी प्यार नहीं किया जितना तुम्हें करती हूँ, क्योंकि लड़कियां अपना मायका भी संभालती हैं और ससुराल भी। उनका फर्ज कभी पूरा नहीं होता। तभी दोनों की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। हाँ बहू, बताओ क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ बेटा बताओ, अभी मनोरमा को डांट देता हूँ। नहीं नहीं अब्बू जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अम्मी जान और आप बहुत प्यारे हैं। ये आंसू आंखों में इसलिए आए हैं कि हम दोनों के बचपन से माँ के प्यार के लिए हम तरस गए थे, जो कि हमें मनोरमा माँ ने दिया है। ललिता माँ ने कभी नहीं, उन्होंने हमेशा सिर्फ सौतेली और मुझे मुस्लिम होने की नजर से ही देखा। हाँ माँ जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी हमने चुपचाप सब कुछ सहा, सारा काम किया, ये सोचकर कि एक दिन वो अपनी बेटी जरूर हमें अपनाएंगी, समझेंगी। लेकिन वो दिन नहीं आया, और आप हमें जिस तरह से प्यार करती हैं, उससे हमारी आंखों में आंसू झलक गए। सच में जो प्यार हमें मायके में नहीं मिला, वो इस ससुराल में मिल गया। और पापा जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पति भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। बस इतनी सी बात? देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो होना था हो गया, लेकिन ससुराल में तुम्हें इतना ही प्यार और सम्मान मिलेगा। कोई बात नहीं, हर कोई जिंदगी में अपना नहीं पाता है। जी अब्बू जान। चलो अब हंसो और अपनी माँ के गले लगो। दोनों बेटियां मनोरमा के गले लग जाती हैं। इस तरह अनाथ बहनों को सौतेली माँ का ना सही, पर अपनी सास मनोरमा से भरपूर माँ का प्यार मिलता है, और वो ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। ज्योति अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाइयों के साथ रहती थी। ज्योति के भाई तो उसे बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार देते थे, लेकिन राखी ज्योति से बेइंतहा चिढ़ती थी। ए कल्लो, चला जल्दी से मेरे पांव दबा। अच्छा, घर के सभी काम ज्योति ही करती थी। आज भी सारे कामों को बीच में ही छोड़कर वो अपनी सौतेली माँ के पांव दबाने बैठ गई। जरा जोर से दबा। जी माँ। हाँ, अब मजा आया। जरा एक कप चाय भी बनाकर लाना। ज्योति शांति से चाय बनाने चली गई। राखी ज्योति से बस बेवजह नफरत करती थी। उसके किचन में जाते ही राखी ने जल्दी से अपने सभी गमलों की मिट्टी पूरे घर में फैला दी और फिर उस पर पानी डाल दिया। कुछ देर बाद, अरे नहीं, ये क्या हुआ?
क्या हुआ, सफाई कर यहाँ से। माँ लेकिन मैंने अभी ही यहाँ सफाई किया था। ये जरूर आपने ही किया है। हाँ किया है तो। मैं आपको अपनी माँ का ही दर्जा देती हूँ, फिर आप क्यों मुझसे इतना चिढ़ती हो। चल चल अपनी रोती शक्ल किसी और को दिखाना, इसे साफ कर। नहीं करूंगी। अच्छा क्या बोला तूने, रुक तुझे बताती हूँ। राखी ऐसे बोलकर ज्योति को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसका हाथ राखी के बेटे राज ने पकड़ लिया। माँ यहाँ क्या चल रहा है? राज के पूछने पर ज्योति ने सारी बात उसे बता दी। देखो माँ, सुधर जाओ, अब भी समय है, और आप चुप हो जाओ दी। राज ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। हाँ, मैं बताने आया था कि आज दीदी को देखने वाले आने वाले हैं। माँ प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। मैं काहे को कोई भी गड़बड़ कर रही हूँ, मैं तो खुद इस बोझ को अपने घर से जल्दी दफा करना चाहती हूँ। राखी ऐसे बोलकर चली गई। ज्योति ने ही अपने भाइयों के साथ मिलकर घर की अच्छे से सफाई की और फिर सारी तैयारियां कर ली। कुछ देर बाद रिश्ते वाले आकर ज्योति को पसंद करके चले गए। चलो अच्छा है, काला साया मेरे घर से जल्द दफा हो जाएगा। राखी ज्योति को चिढ़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते महीनों बीत गए और एक दिन ज्योति की शादी भी हो गई। ज्योति की शादी के बाद ज्योति को ससुराल में कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि उसका पति ही उसके रंग की वजह से उसे नापसंद करता था। लीजिए जी आपके कपड़े। क्या मेरे हाथ नहीं है, या फिर मैं तुम्हें अंधा लगता हूँ? मैं खुद अपने कपड़े ले सकता हूँ। ज्योति को ससुराल में भी उसका रंग परेशानी दे रहा था। उसके काले रंग की वजह से कोई भी उससे ज्यादा खुश नहीं था। लीजिए सासू माँ खाना। जितना अच्छा खाना बनाती है, काश उतनी ही अच्छी तेरी शक्ल होती। तो आज बात कुछ और ही होती। मेरा बेटा भी फिर तुझसे खुश रहता और उसे खुश देखकर मैं भी खुश रहती। ज्योति अपनी सास की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। बेचारी को ना मायके में किसी का प्यार मिला, ना ससुराल में। सारी बातें सोचकर ज्योति रोने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आंखों से गिरते मोतियों को समेटने नहीं आया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन राखी को पता चला कि ज्योति अपने ससुराल में भी खुश नहीं। सारी बात जानकर उस शैतान ने ज्योति की जिंदगी उजाड़ने की ठान ली और वो अपनी बहन की बेटियों दिव्या और देवी से बोली, अरे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इतनी एक गोरी गोरी सुंदर लड़की हो तो तुम इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाती? मतलब? अरे मेरी कल्लो बेटी की मैंने जिस घर में शादी की है वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो उस कल्लो को पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों उस कल्लो की जगह उस घर में चली जाओ, ओम को अपनी बातों में अपने हुस्न के जाल में फंसाओ और फिर से लूट लो। बोलो क्या कहती हो? दिव्या और देवी दोनों ही आवारा लड़कियां थी। उन्होंने राखी की बात मान ली। ओके, डील पक्की। तीनों ऐसे बोलकर शैतानों की तरह हंसने लगी। अगली सुबह ही राखी उन दोनों को लेकर ज्योति के ससुराल पहुंच गई। आइए आइए समधन जी। अरे हाँ। राखी वहीं ज्योति की सास के पास बैठ गई। ज्योति सभी के लिए नाश्ता पानी बना रही थी। कुछ देर बातों के बाद राखी बोली, मैंने सुना है दामाद जी ज्योति से खुश नहीं है। मेरा बेटा सुंदर बीवी की तलब करता था, लेकिन उसे तो बंदर मिल गया। किसने कहा कि बंदर मिले तो जबरदस्ती उसे रखो? अरे मैं दामाद जी की भावनाएं समझते हुए ही यहाँ आई हूँ। ये देखिए, दो चिकनी चमेली ओम से शादी करने को तैयार हैं। ज्योति की सास ने दिव्या और देवी को देखा। उसे वो दोनों ही पसंद आ गईं। वहीं पर ओम भी लेटा हुआ था। ये बात सुनते ही उसके भी कान खड़े हो गए। है ना एकदम दूध मलाई। मेरी मानो तो ओम जी आप इन दोनों से शादी कर लो, उसके बाद उस कल्लो को। ये लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन मैं इनसे ऐसे शादी नहीं करूंगा। पहले इन्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा। कोई परेशानी नहीं है, आप इन्हें कितने भी दिन अपने पास रखिए। राखी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। वहीं हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए ज्योति ने सारी बातें सुन ली थी। अपनी माँ की ऐसी हरकत देख उसे रोना आ गया और उसके हाथों से ट्रे भी छूट गई। माँ, आज तक आपने मुझे जो दर्द दिए थे क्या वो काफी नहीं थे, जो आज आप मेरी दो सौतन ले आई? अरे आप मेरी खुशी से अगर इतना ही जलती हो तो मुझे मेरी जिंदगी में आते ही मारा क्यों नहीं था? मैं बर्बाद हो गई। ज्योति रो रो कर अपना दुखड़ा सुना ही रही थी कि तभी राखी के पास फोन आया। सब बर्बाद हो गया माँ, सब कुछ। आप कहाँ हो? बेटा मैं ज्योति के घर पर हूँ। तू रो क्यों रहा है? माँ मुझे सिर रखकर रोने के लिए तेरी गोद चाहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ।
राज और युवराज टूटे दिल के साथ अपनी बहन के घर आ गए। वहां आकर उन्होंने रोते हुए सभी के सामने अपनी पूरी कहानी बताई। माँ, हम जिन लड़कियों से प्यार करते थे उन्होंने हमें धोखा दे दिया और आज उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली। हम बर्बाद हो गए माँ, हम बर्बाद हो गए, लेकिन आप सब यहाँ पर। देखा भाई, तुम्हारी माँ का किया धरा तुम्हारे आगे आ रहा है। माँ तुम मेरी सौतन लेकर आई तो देखो तुम्हारे ही बेटों की जिंदगी उजड़ गई। अब इससे पहले आप कुछ और कीमती खो दो, छोड़ दो ये सब काम। ज्योति ने अपनी माँ को सुनाकर अपने भाइयों को भी सारी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद राज बोला, जीजा जी, इन लड़कियों से शादी करने की कभी भी मत सोचना, बर्बाद हो जाओगे। ये लड़कियां ऐसे ही हजारों लड़कों को लूट चुकी हैं, न घर के रहोगे न घाट के, इसलिए वक्त है सोच लो। राज ने उन सभी को दिव्या और देवी की आवारगी के बारे में बताया। होम को उसकी बात समझ आ गई और राखी को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। माँ, जैसी करनी वैसी भरनी, अब तो आप सब समझ जाओ। बस अब तुम्हें हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं। शुक्रिया, तुमने मुझे इन दोनों का आईना दिखाया। इनकी हकीकत जानकर मुझे मेरी पत्नी देवी समान लग रही है। ज्योति, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं भी जिंदगी में कुछ और नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज ज्योति, मुझे भी माफ कर दे बेटा। जब जागो तभी सवेरा। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, यही खुशी की बात है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता वक्त फिर हमसे किस तरह उसका हिसाब करे। अब आप माफी मत मांगिए और मेरे भाइयों, वो लड़कियां तुम्हारे लायक ही नहीं थी, इसीलिए दुखी मत हो। तुम्हें तो और भी कुछ अच्छा मिलेगा। ज्योति की बात सुनकर उसके भाई भी मुस्कुराने लगे। फिर क्या था, राखी दिव्या और देवी को वापस ले आई। इस हादसे ने ज्योति की जिंदगी बदल दी और उस दिन के बाद से ज्योति को अपनी सास और पति दोनों का प्यार मिलने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।